एक बहुत ही कड़वा सच बताऊं, जब हम बिना पूरी जानकारी के सोना खरीदते हैं तो असल में हम अपने ही नुकसान को बुलावा दे रहे होते हैं। कल्पना कीजिए, आज 1 लाख रुपए का सोना खरीदा और कल उसे वापस बेचने गए तो शायद 70,000 भी वापस ना मिले। ये कोई जादू नहीं है और ना ही कोई चोरी। असल में सही जानकारी की कमी ही हमारी मेहनत की कमाई पर सबसे बड़ा डाका डालती है। सोने की खरीदारी के इस डीप डाइव एक्सप्लेनर में स्वागत है। आज हम गोल्ड बाइंग के पूरे प्रोसेस को डिकोड करने वाले हैं। हर एक बारीकी को समझेंगे ताकि कोई भी खरीदार फिर कभी सोने के लिए जरूरत से ज्यादा कीमत न चुकाए। अगर गाढ़े पसीने की कमाई सोने में लग रही है तो ये गोल्ड बाइंग ब्लूप्रिंट बहुत काम आने वाला है। तो चलिए इसे गहराई से समझते हैं। आज का हमारा रोड मैप कुछ इस तरह होगा। पहला, शुद्धता यानी प्योरिटी के बेसिक्स। दूसरा, सही कीमत निकालने का गणित। तीसरा, ज्वेलर्स की छुपी हुई चालें। चौथा, स्मार्ट खरीदारी के तरीके। और पांचवा, निवेश से जुड़ा सबसे बड़ा भ्रम। तो सबसे पहले आते हैं सेक्शन 1 पर, शुद्धता के बेसिक्स। सोने की प्योरिटी को समझना एक अच्छी खरीदारी का सबसे पहला और सबसे अहम कदम है। कैरेट्स के बीच जमीन आसमान का अंतर होता है। जैसे 24 कैरेट सोना, ये 99.9% शुद्ध है। सुनने में तो बहुत ही शानदार लगता है ना, लेकिन सच तो यह है कि ये गहनों के लिए बहुत नरम होता है। इसके गहने आसानी से मोड़ या टूट सकते हैं। फिर आता है 22 कैरेट, जो 91.6% शुद्ध है। यही ज्वेलरी के लिए सबसे बेहतरीन और स्टैंडर्ड माना जाता है। भारत में सबसे ज्यादा इसी का इस्तेमाल होता है। और जहां तक 18 या 14 कैरेट की बात है तो वो मुख्य रूप से डायमंड ज्वेलरी के लिए इस्तेमाल होते हैं, क्योंकि हीरे को मजबूती से पकड़ने के लिए धातु का कठोर होना जरूरी है। कुल मिलाकर स्टैंडर्ड गहने खरीदते समय 22 कैरेट ही हमारा सबसे बड़ा गोल्डन रूल होना चाहिए। अब सवाल यह है कि असली शुद्धता की पहचान क्या है। वो सिर्फ एक है, हॉलमार्क। कोई ज्वेलर जुबानी तौर पर कितने भी वादे करे, असली प्रमाण यही है। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स यानी BIS के इस सर्टिफिकेशन में 3 निशान देखने बहुत जरूरी हैं। पहला, BIS का लोगो। दूसरा, 22 कैरेट के लिए 916 का मार्क। और तीसरा, ज्वेलर का ID। अगर ये 3 निशान नहीं हैं तो उस गहने को तुरंत रिजेक्ट कर देना चाहिए। यही प्रामाणिकता का सबसे ठोस सबूत है। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 की ओर, सही कीमत की गणना यानी प्राइस का असली गणित क्या है। सोने का बिल असल में कैसे बनता है, इसे एक आसान फॉर्मूले की तरह याद रखना चाहिए। स्टेप 1 है बेस गोल्ड प्राइस, जो उस दिन के सोने के रेट और गहने के वजन को गुणा करके निकलता है। स्टेप 2 है मेकिंग चार्जेस, जो 300 से 1000 रुपए प्रति ग्राम या फिर कुल कीमत का 5 से 25% तक हो सकते हैं। और अंत में स्टेप 3 है फाइनल GST जोड़ना। यहाँ सबसे ज्यादा ध्यान मेकिंग चार्ज वाले हिस्से पर रखना है, क्योंकि खर्चे अक्सर यहीं सबसे ज्यादा बढ़ाए जाते हैं। यहाँ एक बहुत ही छोटी लेकिन बेहद अहम डिटेल समझना जरूरी है, GST का स्प्लिट। सोने की मूल कीमत पर 3% टैक्स लगता है, जबकि मेकिंग चार्जेस पर 5% टैक्स लगता है। यह एक ऐसी बारीक जानकारी है जिसे अक्सर लोग रसीद पर बिल्कुल मिस कर देते हैं। जब बिल हाथ में आए तो ये अलग अलग टैक्स प्रतिशत साफ दिखने चाहिए। अगर बिल में ये क्लैरिटी नहीं है तो समझ लीजिए कुछ तो गड़बड़ है। अब आते हैं इस एक्सप्लेनर के सबसे आंखें खोलने वाले हिस्से पर, सेक्शन 3, ज्वेलर्स की छुपी चालें। चलिए जानते हैं वो तरीके जिनसे फाइनल बिल चुपचाप मोटा कर दिया जाता है। एक बहुत ही क्रिटिकल सवाल हम सबके दिमाग में आना चाहिए। एकदम आम सी दिखने वाली खरीदारी में ये एक्स्ट्रा खर्चे चुपचाप फाइनल बिल में कैसे घुस जाते हैं। ये सवाल हमें उन लूपहोल्स की तरफ ले जाता है जिनका सीधा फायदा रिटेलर्स अपना मार्जिन बढ़ाने के लिए करते हैं। इसके पीछे मुख्य रूप से 3 ट्रिक्स काम करती हैं। पहला तरीका है मेकिंग चार्जेस को चुपचाप बढ़ा देना। दुकान में बातों बातों में वादा 10% का होता है और फाइनल बिल में 20 से 25% जोड़ दिया जाता है। दूसरा तरीका है वेस्टेज चार्जेस के नाम पर अतिरिक्त 2 से 10% वसूलना, जो आज के मॉडर्न मशीन वाले दौर में पूरी तरह गैर जरूरी है। और तीसरा, जो कि सबसे बड़ा खेल है, गहनों में लगे पत्थरों के वजन को सोने के वजन में जोड़ देना। यानी एक मामूली पत्थर के लिए भी 22 कैरेट सोने की कीमत वसूल की जाती है। इन ट्रिक्स से हमारी जेब से पैसे बहुत ही खामोशी से निकाल लिए जाते हैं। समस्या समझ ली तो अब समाधान की बारी है। सेक्शन 4, स्मार्ट खरीदारी की रणनीतियां, ठगी से बचने के प्रैक्टिकल तरीके। एक स्मार्ट खरीदार का सुरक्षा कवच कुछ ऐसा होना चाहिए। सबसे पहले एक ही दुकान पर रुकने के बजाय हमेशा 2-3 दुकानों पर कीमतों की तुलना करनी चाहिए।
इसके बाद मेकिंग चार्जेस को लेकर पूरी मजबूती से मोलभाव करना चाहिए, क्योंकि इसमें ज्वेलर्स का बहुत बड़ा मार्जिन होता है। जितना हो सके सिंपल डिजाइन वाले गहने चुनने चाहिए, ताकि मेकिंग और वेस्टेज कम से कम लगे। हॉलमार्क की हमेशा खुद जांच करनी चाहिए, और सबसे आखिर में हमेशा एक प्रॉपर आइटम वाइज बिल की मांग करनी चाहिए। सच तो यह है कि जो लोग सही सवाल पूछते हैं वही असल में अपने पैसे बचाते हैं। और अब हम आ गए हैं अपने 5वें और आखिरी सेक्शन पर, निवेश का बड़ा भ्रम। जज्बाती होकर की गई खरीदारी और लॉजिकल वेल्थ बिल्डिंग को अलग अलग समझना बहुत जरूरी है। गहने खरीदने और असली निवेश करने में जमीन आसमान का अंतर है। गहनों में दिए गए मेकिंग चार्जेस हमेशा के लिए डूब जाते हैं, वो पैसे कभी वापस नहीं मिलते, और जब आप उसे दोबारा बेचने जाते हैं तो भारी कटौती का सामना करना पड़ता है। इसके बिल्कुल विपरीत गोल्ड कॉइन, गोल्ड ETF और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स असली निवेश के कई बेहतर विकल्प हैं, खासकर सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स, क्योंकि उनमें मेकिंग चार्ज का कोई नुकसान नहीं होता और ऊपर से सालाना ब्याज भी मिलता है। इस पूरे एक्सप्लेनर का निचोड़ है ये 7 पॉइंट फाइनल चेकलिस्ट। काउंटर पर पेमेंट करने से पहले दिमाग में ये सवाल जरूर टिक होने चाहिए। नंबर 1, क्या हॉलमार्क मौजूद है? नंबर 2, क्या 22 कैरेट प्योरिटी कंफर्म है? नंबर 3, आज का सही रेट चेक किया गया? नंबर 4, मेकिंग चार्ज साफ तौर पर बताया गया? नंबर 5, क्या स्टोन का वजन अलग किया गया है? नंबर 6, GST सही से लगाया गया है? और नंबर 7, क्या एक पक्का ऑफिशियल बिल प्राप्त हो गया है? अंत में एक बहुत ही गहरी सच्चाई के साथ हम आज के इस एक्सप्लेनर को खत्म करेंगे। गहनों की खरीदारी असल में डिजाइन की खरीदारी है, सोने की नहीं, और डिजाइन की कीमत हमेशा समय के साथ घटती है। क्या इस कड़वे सच को जानने के बाद अगली बार गहने खरीदने का पूरा नजरिया हमेशा के लिए नहीं बदल जाना चाहिए? इसी विचार के साथ उम्मीद है कि अब हर खरीदारी पूरी तरह से प्योर, स्मार्ट और सुरक्षित होगी।